आज का हमारा जो नया टॉपिक है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, शिक्षण का तीसरा स्तर। जब हमने पहले बात की थी तो उसमें हमने बात की थी शिक्षण के मुख्य 3 स्तर लेकर एक टीचर अपनी क्लास को आगे बढ़ाता है, जिसमें सबसे पहला था मेमोरी स्मृति स्तर है, दूसरा बौद्ध अंडरस्टैंडिंग लेवल है और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको जब हमने शुरू किया था इसमें एक ट्रायंगल की शेप बनाई थी। ट्रायंगल में सबसे बेस पर मेमोरी को रखा था, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा हमारे सीखने में हमारी मेमोरी मतलब हमारी जो रटंत शक्ति है वो काम करती है। और जब तक हम उस लेवल को कंप्लीट नहीं कर पाते तो हम जो ऊपर वाला लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल है उस पर नहीं पहुंच पाते। और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। जब हम इन दोनों स्तरों को पार कर जाते हैं तब हम तीसरे रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंचते हैं। अब इसके एक एग्जांपल के तौर पर ये कहा जा सकता है कि मान लो एक बच्चा है 6th क्लास में है, वो बच्चा पढ़ना सीख गया है, अच्छे से पढ़ने लग गया है। अगर हम उसको कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो तो क्या उसको उसमें से कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो पढ़ना है अभी तक, हाँ वो पढ़ लेगा उसको, बट उसकी उसमें समझ काम नहीं आएगी, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या बातें कही गई हैं। हाँ उसमें अगर कोई कहानी होगी, इस तरह की कोई बाल कथाएं होंगी, वो उसको ज़रूर अच्छी लगेंगी, वो समझ भी आ जाएंगी। तो ये कौन सा लेवल है? यहाँ पर उसने जो पहला लेवल है मेमोरी, अगर तो कुछ शब्द सीख रखे हैं, उनके अर्थ सीखे हुए हैं, तभी वो उसको चीज़ समझ आनी शुरू होती है। तो ठीक उसी तरह से जब भी हम सीखते हैं तो सीखने के बाद उसको समझना, समझने के बाद अपने विचार प्रस्तुत करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल में मुख्य बात कही गई है कि सामने वाले विद्यार्थी को टीचर जब टीच करे तो उसमें मौलिक विचारों व सृजनात्मक विचारों के चिंतन की योग्यता आनी चाहिए। अब बात यहाँ पर मान लीजिए, अब दोबारा से रिपीट करें तो एक बच्चा +2 या BA लेवल का है, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ता है वहाँ पर वो मेमोरी के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल को कंप्लीट कर चुका है। अब यहाँ पर वो कुछ बातों में अपने विचार भी देता है। जब 2nd लेवल पे अब उसने उस चीज़ को पढ़ा है तो वो कहता है कि हाँ ये चीज़ कुछ ठीक लिखी हुई है, इसका मतलब भी उसको समझ आ जाता है। और साथ में वो ये भी कहता है कि ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। तो जब ये अपने विचार देता है वो उसका 3rd रिफ्लेक्टिव लेवल है। जब क्लास में कोई भी विषय वस्तु करवाई जाती है, विषय वस्तु के साथ बच्चा जब अपने विचार प्रस्तुत करता है कि हाँ इसमें ये भी किया जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसमें ये कुछ भी डाला जा सकता था, ये भी होना चाहिए था, ये जो अपने विचार जब उपजने लग जाते हैं तो वो उसका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग आ जाता है। और जो क्लास में जब टीचर करवाने लगते हैं तो टीचर के द्वारा करवाते हुए बच्चों के सामने समस्याएं रखना, अधूरी समस्याएं रखना और बच्चे को उस समस्या को सुलझाने के लिए अच्छा माहौल देना, बच्चे के उस समस्या के संबंध में उपकल्पनाएं, हाइपोथेसिस जनरेट करवाना कि हाँ बताओ इसको हम कैसे कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा क्लास में जब टीचर बच्चों को सम करवाते हैं तो पूछते हैं हाँ इसको कैसे कर सकते हैं, तो कई बार बच्चे बताते हैं कि हाँ इसको इस वे से भी कर सकते हैं। जब बता देता है तो टीचर उसकी बात को सही वे में, अगर थोड़ा सा बच्चा गलत भी बता देता है तो उस गलती को सुधारते हुए सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। अब वो बच्चा जिसने बताया उसके लिए तो अच्छा है ही है, जो बच्चे दूसरे हैं उनको भी अच्छे से सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि वो बच्चा बताने वाला और जो बच्चे बैठे हैं वो सेम लेवल के होते हैं, उनके सीखने का स्तर सेम होता है। हो सकता है टीचर के सिखाने का जो लेवल है वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, पर सिखाते हुए उनके द्वारा सभी बच्चों को लेके साथ चला जाता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में एक टीचर के द्वारा क्लास में ऐसा माहौल बनाना जिससे सभी बच्चे सीखने के लिए सृजनात्मक ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत करें, उन विचारों का आदर करें जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, सभी के द्वारा बच्चों के द्वारा रखे गए हैं, टीचर उनको लेकर समस्या के हल की तरफ बढ़ता हो और सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिले। इसमें एक साइकोलॉजिस्ट बिग हुए हैं, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इसके मीनिंग को डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि बिग के अनुसार क्या कहते हैं, मैं इसको
एक बार पढ़ के आपको क्लियर करता हूँ, उसके बाद आप लिख सकते हैं। इन्होंने कहा कि चिंतन स्तर का शिक्षण एक ऐसा है जिसमें कक्षा वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। मीन टू से क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा जिसमें सभी बच्चे सीखने में भागीदार हों। जब वन वे टीचिंग चलती है, मतलब टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता। इसमें क्या है, इसमें पहले क्लास में ऐसा वातावरण बनाया जाएगा कि सभी बच्चे सीखने के लिए तैयारी की अवस्था में आ जाएं, सीखने के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद वो कहते हैं कि वातावरण को अधिक संजीव व उत्साहवर्धक बनाया जाएगा। संजीव और उत्साहवर्धक से क्या मतलब है, जब आपके सामने कोई समस्या रखी जाती है और उसको जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। मान लीजिए क्लास है, क्लास में बैठकर आप जो मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश या एसएसटी का जैसा भी टॉपिक है, जब आप कोई भी टॉपिक शुरू करने वाले हैं तो बच्चों को कल्पना के माध्यम से उस चित्र के प्रस्तुति प्रदान करते हो। देखो कई बार टीचर क्लास में हिंदी की कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, तो वो लेसन पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े आराम से जब सुन रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो सारी पिक्चर उनकी आंखों के आगे घूम रही है। तो वो डिपेंड करता है कि टीचर उसको किस वे से करवा रहा है। तो वो भी यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, जब क्लास का वातावरण उत्साहवर्धक, मतलब सभी के में सीखने की एक ऊर्जा है, उत्सुकता है, सीखने के लिए तैयार है, संजीव और उत्साहवर्धक हो, अधिक आलोचनात्मक हो। आलोचनात्मक से मतलब क्या है कि हर कोई बच्चा जो सीखते हुए उसको लग रहा है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, कि वो अपनी बात रख पाए। अगर कोई आलोचना होगी, क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, तभी हमें उस बात के बारे में और ज़्यादा क्लियर होगा। कई बार क्या होता है कि टीचर जब कुछ करवा रहा होता है, अगर कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उनको एक आधी बात समझ नहीं आई, बट अगर एक बच्चा खड़ा होकर पूछ लेता है तो वो मोस्टली सभी के बच्चों के मन की बात होती है। और टीचर अगर उसने बच्चे ने पूछा, टीचर ने क्लियर किया, तो बच्चों को कई बातें क्लियर हो गई। फिर किसी बच्चे ने पूछा, फिर टीचर ने कुछ और बात क्लियर की और बच्चों को भी बात क्लियर होगी। तो क्रिटिकली किसी कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब क्या होता है कि जब टीचर और स्टूडेंट की डिस्कशन होती है किसी एक पॉइंट पर, तो सभी बच्चे उस बात को जब क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसके पीछे कारण क्या था, और टीचर जब उस कारण को बताता है तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। और जब ऐसा होगा तभी हम उस बात को सारी को समझकर फिर अपने विचार दे पाएंगे कि हाँ ये ऐसा इसलिए हुआ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता, ऐसा हुआ है तो इसलिए ऐसा भी हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब बच्चे आलोचनात्मक तौर पर उस बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर उनको रिस्पॉन्स मिलता है, वो बात उनको अच्छे से क्लियर हो जाती है। आलोचनात्मक और गहराई तक ले जाने वाला हो ताकि मौलिक सोच का एक विस्तार हो, सामने वाले बच्चे एक प्योर ओरिजिनल थिंकिंग जनरेट कर पाएँ। दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, चिंतन का जो शिक्षण स्तर है जिसमें कक्षा वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है, मतलब सभी को सीखने के लिए तैयार किया जाएगा। कक्षा का वातावरण अधिक संजीव व उत्साहवर्धक होगा और अधिक आलोचनात्मक बनाया जाएगा और गहराई तक ले जाने वाला हो ताकि सभी बच्चे मौलिक सोच के साथ खुले तौर पर समझ और सीख पाएँ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ओबराय क्या कहते हैं? ओबराय ने अपने विचार रखते हुए कहा कि चिंतन स्तर का शिक्षण वह शिक्षण है जिसकी प्रकृति समस्या केंद्रित होती है। अब चिंतन स्तर से सीधा सा मतलब ये है कि जो क्लास में किसी समस्या केंद्रित कोई समस्या रखी जाएगी बच्चों के सामने, उस समस्या को लेकर सभी बच्चों से विचार लिए जाएंगे। एक यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए, ये स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग प्रोसेस है। इससे जो पहले हमने बात की थी मेमोरी में, वो टीचर सेंटर्ड थी कि टीचर को अहमियत दी जाती थी, टीचर जो कहेगा वही सब कुछ होगा। ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, मतलब बच्चों की बात को आगे रखा जाएगा। बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे कैसे सीखना चाह रहे हैं, बच्चों की सीखने की योग्यता क्या है, बच्चे क्या कुछ सीख सकते हैं, इस बात को खास तवज्जो या महत्व दिया जाएगा।
चिंतन स्तर का शिक्षण वह शिक्षण है जिसकी प्रकृति समस्या केंद्रित है, मतलब किसी एक समस्या को लेकर टीचर के द्वारा और बच्चों के द्वारा उस पर डिस्कशन की जानी है कि इस समस्या को किस वे से सुलझाया जाए। विद्यार्थी मौलिक कल्पना में व्यस्त रहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने मौलिक कल्पना से क्या मतलब यह है कि बच्चे अपने हिसाब से उस समस्या का कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं, इसे मौलिक कल्पना कहा जाता है। इस शिक्षण में आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ गंभीर प्रकार का चिंतन किया जाता है। आलोचनात्मक चिंतन, जैसे टीचर के द्वारा कहा जाता है कि सभी बच्चे 5 मिनट सोच के मेरे को बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है, तो बच्चे अगर सभी सीरियस है सीखने के लिए तो वो उस बात पर जरूर सोचेंगे और कोई ना कोई हल निकालेंगे। हल चाहे गलत हो या सही हो, वो क्योंकि बच्चे हैं इसलिए वो सीख रहे हैं, हल गलत भी हो सकता है। ये मत एक्सपेक्ट करके चलो कि जो बच्चों ने कहा वही सही होगा। उसको जांचना टीचर का काम है, उसको मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करके फिर बच्चों को फीडबैक देना, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा और सोचने की कोशिश करो। वो टीचर पे डिपेंड करता है कि जो ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है उसमें बच्चों की भागीदारी कहाँ तक सुनिश्चित करता है। साइंस में जैसे बच्चों को लैब में ले जाया जाता है, सबसे पहला स्टेप क्या है, बच्चों को उस सभी जो भी वहाँ पे लैब में साजो सामान है उसकी अच्छे से जानकारी देना, फिर उसमें अंडरस्टैंडिंग जनरेट करवाना कि किससे क्या कुछ हो सकता है। तीसरे लेवल पर बच्चों को टीचर के द्वारा ट्रेनिंग देना, और चौथे नंबर पर आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। जब बच्चे वो सारी बातों को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो बच्चों के द्वारा किसी भी समस्या के समाधान में शिक्षक की सहायता करना, वो उनका मौलिक चिंतन है, ओरिजिनल थिंकिंग है, वे ऑफ डूइंग समथिंग है। तो जो इन दोनों डेफिनेशंस में क्लियर करने की कोशिश की गई है वो ये है कि जो चिंतन स्तर है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, वो अपने आप में एक समस्या केंद्रित शिक्षण विधि है जिसमें एक टीचर बच्चों को साथ लेकर बच्चों की सृजनात्मक योग्यता का विकास करता है, उनकी कल्पना शक्ति का विकास करता है, बच्चों को समस्याएं हल करने में सहायता करता है और सिखाने में सहयोगी रहता है। एक टीचर और स्टूडेंट एक दोस्त की तरह सीखने में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टीचर को आता नहीं था, टीचर को आता था, पर वो बच्चे को सिखाते हुए उसके जो आकांक्षा स्तर है, एस्पिरेशन लेवल है, उसको उठाने की कोशिश करता है, उसमें से जो मैक्सिमम है वो निकालने की कोशिश करता है। वो डिपेंड, आज की जो टाइमिंग है, बच्चे टीचर से पहले ही फ़ोन से, लैपटॉप से, नेट से बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो वहाँ पर वो सीखना सही दिशा में भी जा सकता है, गलत दिशा में भी जा सकता है। अगर हमने किसी काम को समय से पहले कर लिया है तो हमारा सीखने के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर हम 1 बाय 1 स्टेप से सीखते हैं तो सिर्फ हमने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डालना है तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो डिपेंड करता है दोनों पे, टीचर पे भी डिपेंड करता है, सीखने वाले पे भी डिपेंड करता है, तो तभी ये चीज़ें अपने आप में सक्सेस हो पाती हैं। तो इस तरह यहाँ तक था मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है। रिफ्लेक्टिव लेवल के साथ ही हंट ने इसमें अलग अलग इसके स्टेप्स दिए, सोपान दिए, जैसे हमने सेकंड वाले में किया था। सबसे पहले फोकस है, सिंटेक्स है, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम है। इसमें भी वही 4 स्टेप्स हैं जिनको अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। इसमें जो मेन बात रखी गई है वो इसी बात की तरफ ध्यान दिया गया है कि इसमें सारा जो प्रोग्राम चलेगा वो सिर्फ बच्चे के सामने समस्या रखना और बच्चे को समस्या से समाधान के लिए योग्य बनाना, समस्या समाधान की योग्यता पैदा करना, उसके सामने उपकल्पनाएं रखना, उससे पूछना, फिर बच्चे के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करना। फिर जो 3rd नंबर पर है सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। सोशल सिस्टम में बच्चों के द्वारा टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन होना, बच्चे के जो सीखा है उसको किस वे से अपने व्यवहार में ला सकता है, जो सीखा हुआ है उसको किस तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। इवैल्यूएशन में बात करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ना लेके सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके द्वारा हम बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा और अगर एलैबोरेट करने की कोशिश करें तो इन 4 लेवल्स को हम
फोकस का मतलब उद्देश्य है, फोकस के बाद सिंटैक्स है, संरचना है कि टीचर इसकी संरचना कैसे करेगा, थर्ड नंबर पर है सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम है, सामाजिक संरचना क्या है, और फोर्थ नंबर पर सपोर्ट सिस्टम है कि वैल्यूएशन कैसे करना है, उनके बारे में बात की जाएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके गुण और दोष क्या हैं। यहाँ तक करने के बाद आपको इसके गुण क्लियर हो जाने चाहिए कि सबसे पहला तो पॉइंट यही आता है कि ये जो पहले 2 लेवल है उनसे उच्च स्तर का है। इसमें बच्चे अपने मौलिक चिंतन का विकास करते हैं, नए विचारों को जानते हैं, नए विचारों को कैसे प्रस्तुत करना है उनके बारे में जानते हैं, समस्या समाधान की योग्यता आती है। ये तभी संभव है जब पहला और दूसरा लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। उन दोनों के बिना तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल पॉसिबल नहीं है। इसको हम अपने लाइफ में कई एक्सपीरियंस के बिहाफ पे देख सकते हैं। जैसे हमारे पास जैसी समस्याएं हैं हम वैसे ही सामने वाले के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम पहले किस तरह की समस्याओं से निकले हैं। तो हर व्यक्ति जैसे अपनी उसकी दिनचर्या होती है, जैसी समस्याओं को उसने फेस किया होता है, उसी के अनुसार वो अपनी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? आपके अपने मस्तिष्क की प्रतिक्रियाएं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है जो इसका पहला गुण है वो है पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित है। जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो विद्यार्थी केंद्रित माना गया है क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अपनी समस्याओं का हल खोजने की प्रक्रिया में संलग्न होता है, भागीदार बनता है। दूसरा है जो पहले 2 स्तर हैं उन दोनों स्तरों से ये अधिक विचार युक्त है, उपयोगी है। पहले में रट्टा लगाने तक था, रट्टा भूल गए, सब खत्म है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, समझ तक था। तीसरा ये है समझ से ऊपर है, आप अपनी बात को किस तरह से सामने प्रस्तुत करते हैं, आप अपनी समस्या को किस तरह से सोल्व करते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा उपयोगी माना गया है। तीसरा है विद्यार्थी में समस्या समाधान की क्षमता व योग्यता का विकास करता है। नेक्स्ट है इस प्रोसेस में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों में अंतःक्रिया चलती है, दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत के द्वारा अपनी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी में सृजनात्मक योग्यताओं का विकास होता है। ये सृजनात्मक योग्यताएं क्या हैं? जो विद्यार्थी में नई जनरेट होती हैं। सृजन का मतलब होता है पैदा करना, और पैदा करने से मतलब क्या है कि हम जब किसी काम को अपनी खुद की योग्यता से हल करने की कोशिश करते हैं। देखो मैथ में क्या होता है कि मान लो बच्चे को एग्ज़ाम सॉल्व नहीं हो रहा, या सम सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो कई बार गाइड की हेल्प ले लेता है, उसमें किस तरह से हुआ है। ये तो एक बच्चे की बात होगी। दूसरा ये है कि उसने उस जो लिखी हुई है, जो कोटेशन बताई गई है या जो सम में बोला गया है, उसको ध्यान से पढ़ा, समझा और खुद सोल्व करने की कोशिश की। जब बच्चा पहली बार ऐसा करता है और उससे सही हो जाता है तो वो उसको आगे 4 बार और करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर हम एक बार करते हैं और गलत हो जाते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, फिर गलत हो जाते हैं, वही हमें काम से पीछे धकेलता है। जहाँ सही काम हमें सही की दिशा में आगे मोटिवेट करता है, वहाँ गलत काम हमें सही काम करने में बाधा भी उत्पन्न करता है। तो इसमें कई इसके गुण हैं, उसके साथ कुछ दोष भी हैं। दोष में सबसे पहला दोष इसका यही है कि ये छोटे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, जो सब अनुशासन के अर्थ को जान गए हैं। तीसरा ये है अगर टीचर इस मेथड से क्लास में टॉपिक करवाने की कोशिश करेगा तो उसका सिलेबस कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट या टॉपिक करवाए जाते हैं उसका मेन लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है? मार्क्स होते हैं। तो हमारा जो सीखना है वो लास्ट वाले पॉइंट पे आके अटक जाता है। हमने क्या सीखा और उसको लाइफ में कितना यूटिलाइज किया, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपने एग्ज़ाम में मार्क्स कितने लिए, क्योंकि जब आपका लास्ट में वैल्यूएशन होता है उसमें क्या चीज़ देखी जाती है कि आपने क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्टेशन कितनी की है। आप उसमें अपनी बातें नहीं लिख सकते, आप अपने जो विचार, आपकी ओरिजिनलिटी है, हो सकता है कई बार क्या होता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं पर अगर पेपर खाली छोड़ आए तो पेपर तो 0 ही है। तो बात वहीं आ जाती है कि हमारा जो सीखने का लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो इस पॉइंट को नहीं मैच कर पाता। तो इसके कुछ दोष भी हैं, उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंस भी हैं।
तो इस तरह से जो हमने बात की थी, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था लेवल ऑफ टीचिंग्स, कि शिक्षण के 3 मुख्य स्तर हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 16 मार्क्स के लिए अपने आप में कम्पीट करता है। इसके बाद आएंगे टीचिंग के कुछ अलग अलग पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो 4 मार्क्स के भी हैं, 16 में भी कई बार 2 करके पूछ लेता है। नेक्स्ट टाइम में हम उसके बारे में बात करेंगे।